Guys, let us quickly do the Unit 9 agency of Chapter 2 of Business Laws, the Indian Contract Act का एजेंसी वाला यूनिट ओवरव्यू देख लो गाइस। सबसे पहले तो हम लोग एजेंसी का मीनिंग जानेंगे, उसमें अपॉइंटमेंट और अथॉरिटी आता है उसको जानेंगे, सब एजेंट्स क्या होते हैं, एक सब्सटीट्यूटेड एजेंट्स भी होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, रैटिफिकेशन क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स ऑफ एजेंट, इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन के साथ क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, इस नोट से पढ़ते हैं, बाकी बेसिक चीज़ है वो। अब प्रिंसिपल जैसे कि ए है, बी हमारा एजेंट है, ए है ना वो बोला बी को कि सेल माई कार, तो इट ऑथराइजेज अनदर पर्सन बी को, और बी है ना एजेंट, इट कैन बाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो 182 सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी। ठीक है, एजेंट मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर पर्सन टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर, या तो किसी लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो या तो किसी सीए को रिप्रेजेंट कर रहे हो एटसेट्रा। ठीक है, इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, एंड जो प्रिंसिपल होता है ना, द प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन फॉर हुम सच एन एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ना देखते हैं कि अगर एक प्रिंसिपल और एक एजेंट है ना, तो उन दोनों के बीच में ना ये दो रिश्ता होना चाहिए, टेस्ट ऑफ एजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं। तो वेदर द पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप थर्ड पर्सन को बाइंड कर सकते हो और उसको आंसरेबल कर दो थर्ड पार्टी के लिए, तो हाँ बिल्कुल। वेदर ही कैन एस्टैब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, क्या वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कर देता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के। इफ द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इज इन अफर्मेटिव, जाकि यस है, देन देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, He who acts through an agent is himself acting। प्रिंसिपल के बारे में बोला गया, इसका लैटिन टर्म है क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, यानी कि जो एजेंट के बिहाफ जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट हमारा काम कर रहा है ना, और जो एजेंट वो काम कर रहा है ना, ऐसा हम लोग सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो खुद ब खुद प्रिंसिपल कर रहा है। तो आई होप ये क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। तो ये क्या होता है भाई, सेक्शन 183 बोलता है कि हु कैन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन हो सकता है। अरे देखो प्रिंसिपल तो अकाउंटेबिलिटी आएगा ना उसमें, तो वो मेजर और साउंड माइंड होना ज़रूरी है। ठीक है, 184 बोलता है हु कैन बी एजेंट, एजेंट कौन, एनीवन इवन माइनर एंड अनसाउंड माइंड। आपका ना गलती है, आपने बच्चे को क्यों बनाया एजेंट, वो आपके के खिलाफ काम करेगा, तो वो क्या, वो तो अपना काम चला जाएगा, वो थोड़ी बाइंड होगा, नहीं ना, अनसाउंड माइंड भी नहीं बाइंड होगा। ओके, बट एजेंट विल नॉट बी लाइबल टू प्रिंसिपल एज अ माइनर, तो एजेंट लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल के लिए एज अ माइनर। ठीक है, 185 बोलता है कि कंसिडरेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये हमारा 185 जो कि हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, हम लोग यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर आई थिंक यूनिट 2 था, वो यूनिट 2 था वो, आई होप सो ये यूनिट 2 था, कंसिडरेशन वाला वो था, हाँ बिल्कुल यूनिट 2 है हमारा। और यहाँ पर गाइस देखो एक्सेप्शन में 185 एजेंसी आ गया ना, तो कंसिडरेशन कंपलसरी नहीं है, आप बिना कंसिडरेशन के भी आप एजेंसी का काम करवा सकते हो इफ़ बोथ द पार्टीज अग्री। ठीक है, 186 और 187 क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड। आप क्रिएट कैसे करते हो एजेंसी, या तो एक्सप्रेस तरीके से या तो इम्प्लाइड तरीके से। अब हम लोग ना देखते हैं इम्प्लाइड एजेंसी बाय एस्टोपेल। ठीक है, एस्टोपेल, पार्टनर बाय एस्टोपेल भी होता है ना एक चीज़, पार्टनर बाय एस्टोपेल को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सेक्शन 237 बोलता है एजेंसी बाय एस्टोपेल, आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप एजेंट हो उसके। ओके, तो व्हेन प्रिंसिपल फॉल्सली रिप्रेजेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड अनदर पर्सन एज एजेंट एंड थर्ड पर्सन बिलीव्स गेट इंड्यूस्ड बाय सच रिप्रेजेंटेशन, देन प्रिंसिपल विल बी लायबल एंड कैन नॉट डिफेंड हिम सेल्फ। यानी कि प्रिंसिपल ना गलत तरीके से फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है एक पप्पू नाम के आदमी को कि देखो ये जो पप्पू है ना ये मेरा एजेंट है, तो एजेंट बाबू तुम जाओ और जाकर के मेरा ये जो सामान है ना डिलीवर कर दो मिस्टर झप्पू को, वो जाकर के कर देगा। अब वो तो एजेंट नहीं था, लेकिन फॉल्सली रिप्रेजेंट हो गया है मिस्टर टट्टू को, कि उसको दिख गया है कि जो पप्पू है वो उसका एजेंट है, तो वो झप्पू को जब भेजेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ समझो गाइज, तो वही बता रहा है कि वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या है, एजेंसी बाय एस्टोपेल। ठीक है, 237। ठीक है, बाय नेसेसरी, एजेंसी बाय नेसेसरी इन केस ऑफ इमरजेंसी टू सेव प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, एंड एजेंट कैन हैव स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी सिमिलर टू एनी ऑर्डिनरी पर्सन। अगर
एजेंट प्रिंसिपल को बचाना चाहता है किसी भी केस ऑफ इमरजेंसी से, तो एजेंट के पास ना स्पेशल या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी आ जाता है किसी भी सामान्य ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के ऑपरेशन से, व्हेन लॉ ट्रीट्स अ पर्सन एज एजेंट, ठीक है, यानी कि लॉ ही मान रहा है कि भाई साहब तुम एजेंट हो। ऐसा हम लोगों ने बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो उसमें क्या बोलता है, उसमें क्या बोलता है, टेस्ट ऑफ एजेंसी आता है ना उसमें, टेस्ट ऑफ एजेंसी, नो वेट, उसमें टेस्ट ऑफ एजेंसी थोड़ी, अभी टेस्ट ऑफ एजेंसी पढ़ाया गाइस। तो उसमें क्या आता है गाइस, कार्डिनल प्रिंसिपल टाइप का कुछ आता है ना गाइस, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल क्या होता है गाइस, तो गाइस देख लो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी हम लोग कहते हैं गाइस। और कार्डिनल प्रिंसिपल हमारा यही कहीं था गाइस, कार्डिनल प्रिंसिपल भी हम लोग कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल होता है एजेंसी में, ठीक है। तो या तो आप एस्टोपेल से दिखाओ, दूसरों को फॉल्सली रिप्रेजेंट करो कि ये मेरा एजेंट है, या तो नेसेसरी के हिसाब से कि अरे हमको प्रिंसिपल को बचाना है इमरजेंसी सिचुएशन से तब, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ही ट्रीट करता है आपको। तो हम लोग बोलेंगे इनो क्यों, ई से एस्टोपेल, एन से नेसेसरी, ओ से बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इनो खा लो गाइज, इनो कैसे क्रिएशन ऑफ एजेंसी होगा, इनो खा लो, जब तुमको क्रिएशन ऑफ एजेंसी करना तो इनो खा लो, ओके। एम्प्लॉयड एजेंसी बाय एजेंसी ऑफ एस्टोपेल, एजेंसी बाय एस्टोपेल सेक्शन 237, बाय नेसेसरी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब देखो कंसिडरेशन ना, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी, डायरेक्ट कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो सफिशिएंट होता है जो प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है गाइस। गारंटी वाला आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 पार्टी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीपार्टाइट अग्रीमेंट होता है। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है हमारा क्रेडिटर, एक होता है श्योरिटी। पहला रिलेशनशिप आता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का, दूसरा आता है श्योरिटी और क्रेडिटर का, तीसरा आता है जो कि हमारा इम्प्लाइड रहता है, वो होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का। If you don't remember, then go watch my latest video of the chapter of whatever it is, like I think it was like unit 7 or 8 something, I don't remember, ठीक है गाइज। तो वो देख लेना। गारंटी में डायरेक्ट कंसिडरेशन नॉट अलाउड क्योंकि वो जो रहता है ना वो सफिशिएंट रहता है प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में। बेलमेंट, हम लोग बेलमेंट अभी यूनिट 8 में पढ़े आई गेस, जिसमें ग्रेचुटस में ना नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ग्रेचुटस में ना कोई कंसिडरेशन का कोई नीड ही नहीं है गाइज। अगर आप लोगों को याद होगा गाइज तो हम लोग ना यहाँ पे बेलमेंट में गाइज पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, जिसमें ना आपको ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट वगैरह आता है, वो सब देख लेना। प्लेज में तो कंसिडरेशन कंपलसरी होता है क्योंकि ये ना डेट के लिए होता है ना, डेट के लिए हम लोग देते हैं। एजेंसी का आप लोग रेफर कर लो यूनिट 2 जो कि मैंने आपको बताया एक्सेप्शन होता है ना 25 सेक्शन का NCPA CBC में कि नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या इम्प्लाइड इंक्लूड्स एजेंसी बाय एस्टोपेल, नेसेसरी और ऑपरेशन बाय लॉ, जिसको हमने बोला इनो, ओके। अब हमारा एजेंसी बाय एस्टोपेल और एजेंसी बाय नेसेसरी में क्या डिफरेंस होता है वो देख लो। वेयर द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट विलफुली इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू बिलीव दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट, ही इज सब्सिक्वेंटली प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट ऑफ एजेंसी। एन एजेंसी बाय एस्टोपेल मे बी क्रिएटेड व्हेन फॉलोइंग एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड। पहला तो द प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रिंसिपल को एक रिप्रेजेंटेशन बनाना ज़रूरी था। द रिप्रेजेंटेशन में भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, या तो आपका एक्सप्रेस होगा या तो आपका इम्प्लाइड रहेगा रिप्रेजेंटेशन। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट द एजेंट हैज़ एन अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट ऑल्दो रियली हैज़ नो अथॉरिटी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट करना चाहिए कि जो एजेंट है ना उसके पास ये अथॉरिटी था, ये पावर था कि वो उस तरीके का एक्ट कर सकता है, ऑल्दो रियली ही हैज़ नो अथॉरिटी, यानी कि उसके पास अथॉरिटी ना हो तब भी वो कर सकता है। हम लोग दिखा रहे हैं द प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस्ड द थर्ड पर्सन बाय सच रिप्रेजेंटेशन एंड द थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव्ड, उसको बिलीव भी होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिलीफ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंट करता है दैट हैज़ अथॉरिटी बट डज नॉट इंड्यूस्ड थर्ड पर्सन बिलीव, ठीक है। एजेंसी बाय नेसेसिटी होता है, whereas an agency of necessity arises due to some emergent circumstances. In an emergency, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. यानी कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कैसे आता है, किसी इमरजेंसी के कारण गाइज। तो इमरजेंसी में क्या होता है ना, एक आदमी ऑथोराइज होता है वो करने के लिए जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो नहीं कर सकता था।
Thus, where an agent is authorized to do a certain act and while doing such an act, an emergency arises, या तो कोई emergency आ गया, he acquires an extraordinary special authority to prevent his principal from loss. आप अपने principal को बचाने के लिए loss से आप कोई ऐसा extraordinary activity कर देते हो, okay? Just in emergency situations, guys, ठीक है? Agency by operation of law क्या होता है? When the law treats one person as an agent of another, for example, a partner is the agent of the firm. हाँ, वो principal भी होता है ना? Mutual agency इसी का नाम है, cardinal principle इसी का नाम है, guys. That every partner in a partnership agreement is both a principal and agent of each other. लेकिन LLP में क्या होता है ना, LLP में ना जो पार्टनर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं, वो एजेंट होते हैं किसके? LLP के, ओके? तो for example, a partner and the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. Mutual agency of all the partners are agent and principal of each other, जिसमें हम लोग बोल देते हैं रैटिफिकेशन। और उसका इफेक्ट क्या होता है? सेक्शन 196, ठीक है? रैटिफिकेशन मीन्स अप्रूविंग अ प्रीवियस एक्ट और ट्रांजैक्शन, अप्रूवल आफ्टर एक्शन, यानी कि पहले काम करो और बाद में सोचो कि वो सही है या गलत, ठीक है? मीन्स अप्रूविंग अ प्रीवियस एक्ट और ट्रांसमिशन, आप अप्रूव कर रहे हो पीछे किए गए एक्ट या ट्रांसमिशन को, अप्रूवल आफ्टर एक्शन। इट मीन्स अप्रूविंग प्रीवियस एक्ट आफ्टर इट हैपन्स, अप्रूवल आफ्टर एक्शन। व्हेन एजेंट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी डज समथिंग एंड सीकिंग फॉर प्रिंसिपल्स अप्रूवल, लेटर प्रिंसिपल मे इलेक्ट टू रैटिफाई और रिजेक्ट और डिसओन सच एक्ट। If principal ratifies, then it will have same effect as if it happened under authority. यानी कि इसका मतलब होता है ना, आप प्रीवियस एक्ट को अप्रूव कर रहे हो आफ्टर इट हैपन्स, यानी कि जब हो जाए तो अप्रूवल आफ्टर एक्शन। व्हेन एजेंट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से कुछ बाहर कर देता है और प्रिंसिपल का अप्रूवल बाद में लेता है, तो प्रिंसिपल इलेक्ट कर सकता है या तो उसको रेटिफाई करके या तो रिजेक्ट या डिसोन करके उस एक्ट को। अगर प्रिंसिपल रेटिफाई कर देता है तो उसका तो सेम इफेक्ट होगा एज इट हैपेंड अंडर अथॉरिटी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन, वैलिड रैटिफिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ओके, तो 197 है, रैटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। 198, प्रिंसिपल शैल हैव प्रॉपर और फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, प्रिंसिपल को पूरा का पूरा सारा नॉलेज होना चाहिए फैक्ट्स के बारे में। 199, होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रैटिफाइड होगा, ये नहीं चलेगा कि आप इतना सा रैटिफाई कर रहे हो इतना सा रिजेक्ट कर रहे हो, नो नो नो, ओके। 200, रैटिफिकेशन शैल नॉट इंजर एनी थर्ड पार्टीज राइट, यानी कि दूसरे तीसरे पर्सन के राइट्स को आप इंजर ना करो। तो हमने बनाया ई से एक, के, होल, आई, टी, सी, वी, ओके, ये भी बचा हुआ है गाइज। मस्ट बी डन इन रीजनेबल टाइम और कम्युनिकेटेड एंड वैलिड, यानी कि इट कैन नॉट बी फॉर एनी इलीगल या वॉइड एक्ट्स। तो एसेंशियल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन के? एक होल ITC-V, यानी कि आप वैलिड रैटिफिकेशन के लिए ना एसेंशियल एलिमेंट्स लिखोगे तो इस नेमोनिक ट्रिक को हम बोलेंगे कि एक पूरा का पूरा होल ITC का शेयर आ गया V नाम से, वाओ। तो गाइज 197, 198, 199 और 200, उसके बाद हमारे पास आता है एक दूसरा चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। मोड उसका क्या है? तो सेक्शन आता है 203, 204, 205, 206, 207, when it is not revocable means irrevocable, तो 202, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन 208, 209, सब एजेंट 210। अब देखो इसमें आ गया ना रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी में, रिवोकेशन 203 और 204, रिनंसिएशन ऑफ एजेंट्स, रिनंसिएशन बाय एजेंट्स 205 और 206, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और द एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल और एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि आप अथॉरिटी को रिवोक कब कर दोगे? RBI रूड कैसे रिवोकेशन होगा? 203, 204। बी से हमारा क्या होगा? बी से कंप्लीशन ऑफ बिजनेस हो जाएगा गाइज, बी से कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। आई से क्या होगा? इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, प्रिंसिपल ही इंसॉल्वेंट हो जाएगा गाइज, ठीक है। आर से हो जाएगा रिनंसिएशन ऑफ एजेंट्स, रिनंसिएशन बाय एजेंट्स गाइज, रिनंसिएशन बाय एजेंट्स हो जाएगा 205, 206। यू से हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, या तो प्रिंसिपल या तो एजेंट अनसाउंड माइंड का बन जाता है। डी से हमारा डेथ ऑफ प्रिंसिपल या तो एजेंट, दोनों में से कोई मर गया तो। और ई होता है एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब देखो सेक्शन 201 में बताया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जिसमें RBI रूट बताता है, ये है RBI रूट, तो ये टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, टर्मिनेट कब करता है एजेंसी इन सभी केसेस में RBI रूट।
तो एक पहला और दूसरा आर, रिवोकेशन और रिनंसिएशन बाय एजेंट्स हो गया, बी हो गया कंप्लीशन ऑफ बिजनेस हो गया, ओके, आई हो जाएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल हो जाएगा, ओके, उसके बाद यू हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग अनसाउंड माइंड, डी हो जाएगा डेथ ऑफ ईदर प्रिंसिपल और द एजेंट, और ई हो जाएगा एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाएगा सेक्शन 201 के तहत ये सारा चीज़। 202 बोलता है व्हेन इज एजेंसी इररिवोकेबल, इररिवोकेबल कब हो जाता है, यानी कि रिवोक किया ही नहीं जा सकता है, तो व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, यानी कि अगर एजेंट ना पर्सनली इंटरेस्टेड है उसी सब्जेक्ट मैटर जिस एजेंसी के लिए क्रिएट किया गया है, यानी कि एजेंट हैज़ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, एजेंट का उसमें इंटरेस्ट है बेसिकली, तो 203 204, तो तब एजेंसी इरेवोकेबल हो जाता है, इरेवोकेबल तब हो जाता है। तो सेक्शन 203 204 रिवोकेशन कैन बी डन बिफोर एजेंट बाइंड्स प्रिंसिपल लीगली, यानी कि रिवोकेशन तब हो सकता है बिफोर एजेंट बाइंड्स प्रिंसिपल लीगली, यानी कि देखो यहाँ पे ना हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमारा जो है एजेंट है, ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ना सितंबर 23 हो रहा है, ये अपॉइंट करता है एजेंट को, ओके, अब ये ना 23 से लेकर 20 और 9 में यहाँ पे येस है, यानी कि यहाँ पे रिवोक कर सकते हो, लेकिन आप ना ट्रक डिलीवरी कर देते हो, सीमेंट और ब्रिक्स को डिलीवर कर देते हो, तो यानी कि आप ना उससे पहले, यानी कि 20 ये वाले 20 इस वाले 20 से पहले अगर आप ना एजेंट ना बाइंड कर देगा ना प्रिंसिपल को, अगर उससे पहले बाइंड कर देगा तो रिवोकेशन नहीं होगा, इरिवोकेबल हो जाएगा, बेसिकली समझो कि वो कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीशन हो जाएगा ना एजेंसी का। लेकिन अगर वो पहले जा करके प्रिंसिपल ना उसको रिवोक करना चाहे, जब उसको नॉलेज आए तब हो सकता है। 204 में बताता है कैन नॉट बी, यानी कि रिवोकेशन कैन नॉट बी डन आफ्टर एजेंट बाइंड्स प्रिंसिपल लीगली, यानी कि अगर 20 के बाद करोगे तो तुम्हारा 204 सेक्शन लगेगा, यानी कि तुम रिवोकेशन नहीं कर पाओगे। 207 बताता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में, 206 बताता है रीजनेबल नोटिस देने के बारे में प्रिंसिपल एजेंट को और एजेंट प्रिंसिपल को, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉम्पेंसेशन बताता है सेक्शन 205, ओके, इसमें रिवोक कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन पे, ओके। वो व्हेन इट इज़ इररिवोकेबल, इररिवोकेबल कब आता है, व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, द एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल। 202 यानी कि वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल ने एजेंट से लोन लिया, बोला आगे ना इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ना बेच कर तुमको मिल जाएगा, तो वो ना सब्जेक्ट मैटर पे ना इंटरेस्ट आ गया एजेंट का, ओके। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन सेक्शन 208। अब देखो एजेंट्स अथॉरिटी कम्स टू एन एंड मीन्स टर्मिनेशन टेक्स इफेक्ट व्हेन इट बिकम्स नोन टू हिम, यानी कि टर्मिनेशन का इफेक्ट तब होगा जब एजेंट्स अथॉरिटी कम्स टू एन एंड, यानी कि टर्मिनेशन टेक्स इफेक्ट व्हेन कम्स टू नोन टू हिम, ठीक है। अगर नोन टू हिम हो गया तो हो गया इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन सेक्शन 208। 209 ना ऑन डेथ और इंसैनिटी, यानी एजेंसी रिवोक्स ऑटोमेटिकली बट इट इज एजेंट्स ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट लीड प्रिंसिपल और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरेस्ट विच दे हैड इंटरेस्टेड अपॉन हिम, यानी कि अगर डेथ या पागल हो जाता है प्रिंसिपल तो एजेंट का काम होता है ना कि पूरे के पूरे एंड तक, लाइफ के पूरे एंड तक वो एजेंट का काम करे सेक्शन 209 के तहत, या तो उसका डेथ से पहले या तो उसका, और डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। 210 बताता है ना एंड ऑन एजेंट्स अथॉरिटी टर्मिनेशन, एजेंट का अथॉरिटी टर्मिनेशन, सब एजेंट्स अथॉरिटी ऑल्सो टर्मिनेट, सब एजेंट्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं एजेंट। अब देखो सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट में आप लोगों को डिफरेंस समझाती हूँ। पहले सबसे पहले तो एजेंट का अथॉरिटी टर्मिनेट होगा ना तो सब एजेंट का भी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगा। सबसे पहली बात ना ये असाइनी है, ठीक है, जो असाइनर है, ठीक है, लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू लाइक ग्रैब द वर्ड, असेसी है, आई बिलीव क्या है वो। सबसे पहले तो एजेंट्स, हम लोग सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और ओके सबसे पहले तो हाँ डेलीगेटर, सबसे पहले तो कि एजेंट ना डेलीगेट नहीं कर सकता है बिकॉज अ डेलीगेटर कैन नॉट बी अ डेलीगेटी, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है एजेंसी वाला, क्योंकि इसमें ना एजेंट ही सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करता है। सबसे पहली बात ना जो एजेंट है, एजेंट अगर एक सब एजेंट को अपॉइंट करता है ना तो वो जो सब एजेंट है ना वो एजेंट के अंडर में काम करता है, लेकिन सब एजेंट ना बात तक नहीं, मुंह तक नहीं लगाता है प्रिंसिपल सब एजेंट को, ठीक है। मुंह लगाता है किसको? एजेंट को, ठीक है। बात किया जाए अगर सब्सटीट्यूटेड एजेंट का तो एजेंट ना एक नेम सजेस्ट करता है कि ये देखिए ये जो है ना ये आपका एक
एजेंट बन सकता है, वो सब्सटीट्यूटेड एजेंट हो जाता है। लेकिन जब वो अपॉइंट हो जाता है ना, उसके बाद एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट का आपस में कोई रिश्ता नहीं रहता है। सब्सटीट्यूटेड एजेंट का अपना चलता है प्रिंसिपल के साथ और एजेंट का अपना चलता है, वो आप लोग आगे समझोगे, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट का अथॉरिटी का एक्सटेंट क्या है? टू प्रिंसिपल्स, दैट इज पहला, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 188 में एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी, यानी कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है ना, तो जितना भी लॉफुल चीज़ है जो कि नेसेसरी है सेक्शन 188 के तहत वो होगा। अगर इमरजेंसी हो गया सेक्शन 189 के तहत, तो ऑल एक्ट्स टू सेव प्रिंसिपल का लॉस ये कि इम्प्लाइड, ठीक है। आप प्रिंसिपल को लॉस से बचा रहे हो तो कंडीशंस क्या है? पोसेशन इज इक्वल टू, यानी कि पोसेशन हमारा एजेंट के साथ होता है, गुड फेथ में काम कर रहा है, प्रिंसिपल का बेस्ट इंटरेस्ट सोच करके, अर्जेंसी के काम में करता है, अर्जेंट है, देयर शुड बी ए रियल क्विक नीड फॉर कमर्शियल एक्शन, यानी कि उसको फल बेचने बोला था, फल कोई नहीं खरीदा उससे, फल किसी को पहुंचाने बोला था, वो जो आदमी है वो नहीं खरीदा, 2 दिन तक रहा, अब नहीं बेचेगा तो सड़ जाएगा, तब वो बेच देगा, अर्जेंट हो गया ना, वो सड़ जाएगा। रीजनेबल एक्शन, रीजनेबल एक्शन यानी कि मोस्ट सेंसिबल या फिर प्रैक्टिकल एक्शन आपको लेना है एजेंट को, ठीक है। कम्युनिकेशन, एजेंट कुड नॉट कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल, अगर कॉन्टैक्ट कर लियो तब तो आपका बन जाएगा, बात बन जाएगा ना, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना तब भी आप कर सकते हो। तो कंडीशन हमारा आ जाएगा PGURC, ठीक है। दो तो होता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, पहला तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 188 और दूसरा आता है ना इन इमरजेंसी 189, यानी कि PGURC, यानी कि पोसेशन, गुड फेथ, अर्जेंट, रीजनेबल एक्शन और कम्युनिकेशन। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट, क्या होता है ड्यूटीज, क्या होता है ऑब्लिगेशंस एजेंट की? तो स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, 211 सेक्शन। रीजनेबल स्किल और केयर रखता है हर चीज़ का, 212। प्रॉपर अकाउंट्स बनाता है, 213। अपना अकाउंट, डू नॉट डील इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट मतलब इन अननोन अकाउंट बनाता है, या तो नेम कि ये सब नहीं करता, अपना अकाउंट बनाता है, 215। ओके। कम्युनिकेट करता है प्रिंसिपल से, ऑब्टेन करता है, कम्युनिकेट करता है इंस्ट्रक्शंस वगैरह, सेक्शन 214। सीक्रेट नहीं रखता है, कोई भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखता, 216। 190, डू नॉट डेलीगेट, वो डेलीगेट भी नहीं करता है अपना काम किसी और को। ड्यूटी टू पे एनी सम रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल, अच्छा अब वो उसको किसी भी तरीके का प्रिंसिपल को देने के लिए पैसा मिलेगा तो वो प्रिंसिपल को वापस करेगा, सेक्शन 218। 217 कहता है मिस यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसका जो है वो नहीं मिस यूज़ करेगा। अब ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आ गया ना, हम लोग बोलते हैं कि ये करता है अरे, यानी कि राइट्स अगर बात किया जाए तो एडवांसेस, रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस वगैरह को वो नहीं मतलब वो रहता है। ओके, बेसिकली राइट्स ऑफ एजेंट हम लोग बात कर रहे हैं, RRIIL है, राइट्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, सेक्शन 223। अगर एजेंट कोई भी काम गुड फेथ में किया है तो उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, यानी कि वो रख सकता है जो भी सम प्रिंसिपल के अकाउंट पर मिले हैं, यानी कि वो एडवांसेस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेम्यूनरेशन हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं वो एडवांसेस, रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस। 217, ठीक है। राइट टू रेम्यूनरेशन, सेक्शन 219 और 220। राइट टू नो रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, हाँ आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा 219 और 220, लेकिन अगर आप भाई साहब, आप एजेंट भाई साहब, अगर आपने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया तो आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, चले जाइए जिस पैसे आए थे। तो एजेंट्स लियन और प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी पे एजेंट ना लियन लगा सकता है, लियन लगा सकता है, 221, ठीक है। क्या है ये? तो रिटेन कर सकता है प्रिंसिपल के गुड्स को, पेपर्स को या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी को। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स 222, अगर आपने कोई लॉफुल एक्ट किया है तो आपको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। 224 है प्रिंसिपल नॉट लायबल फॉर एनी इलीगल और क्रिमिनल एक्ट, कोई भी तरीके का इलीगल और क्रिमिनल एक्ट होगा तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, 224, ठीक है। प्रिंसिपल लायबल टू एजेंट फॉर हिज नेग्लिजेंस विच हैज कॉज्ड इंजरी टू द एजेंट, प्रिंसिपल ने कुछ गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से एजेंट को कुछ लॉस या इंजरी हो गया तो 225 के तहत प्रिंसिपल लायबल होगा एजेंट के। प्रिंसिपल लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल का लाइबिलिटी क्या है थर्ड पार्टी के लिए? द लाइबिलिटी रिमेन्स दैट ऑफ द प्रिंसिपल अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, लाइबिलिटी तो रिमेन रहता है प्रिंसिपल के पास ही अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। एजेंट, एंड एजेंट डज ऑल एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बट इनकर्स नो पर्सनल लाइबिलिटी, वो सब तरीके का एक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे लेकिन कोई भी तरीके का पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहता है। Principal, an agent also cannot personally enforce contracts entered into by him or on behalf of the principal, यानी कि प्रिंसिपल जो है एक एजेंट ना, वो कभी भी पर्सनली इन्फोर्स नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एंटर्ड इनटू बाय हिम अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ में आया। ये क्यों होता है? बिकॉज
देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एंड पासिंग ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन द एजेंट एंड थर्ड पार्टी, की कोई भी तरीके का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एजेंट और थर्ड पार्टी में नहीं होता। हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं आगे में, पीछे में जो हम लोगों ने पढ़ा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग बोलते हैं ना कि अ थर्ड पार्टी यानी कि ही पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना थर्ड पार्टी, इट के नॉट स्यू, ठीक है। अब देखो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सेक्शन 226, 227, 228, 229 और 238 में लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल का लाइबिलिटी थर्ड पार्टी की तरफ क्या है, एजेंट का थर्ड पार्टी की तरफ क्या है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और प्रिंसिपल का, एजेंट और थर्ड पार्टी का नहीं होता है, पर्सनली लायबल नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जनरल रूल हम लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल ना थर्ड पार्टी को लायबल होता है, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को होता है, ऑलवेज ये चीज़ होता है, ठीक है। जनरल रूल क्या हमारा बताता है, जनरल रूल बताता है कि हमारा लाइबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी इज ऑफ प्रिंसिपल ऑलवेज, यानी कि थर्ड पार्टी के लिए जो लाइबिलिटी जो लाइबल रहेगा वो हमेशा 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 प्रिंसिपल ही रहेगा। प्रिंसिपल विल बी लाइबल टू थर्ड पार्टी, एजेंट नॉट पर्सनली लाइबल, एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एजेंट एंड थर्ड पार्टी एंड नो कंसिडरेशन ऑल्सो। इसको आप कनेक्ट करो 230 से, 230 किधर गया, 230 किधर गया गाइस, ओके। तो प्रिंसिपल का लाइबिलिटी एजेंट विद इन हिज, अच्छा प्रिंसिपल का लाइबिलिटी अगर है या नहीं है, एजेंट अगर वो अपने स्कोप और अथॉरिटी के अंदर काम करेगा रह के तो प्रिंसिपल लाइबल होगा 226। एजेंट अगर अपने अथॉरिटी के अंदर नहीं काम करेगा, आउटसाइड करेगा स्कोप ऑफ अथॉरिटी के, तो 227। अगर वो चीज़ सेपरेबल है तो यस यस, यानी कि आपको था ना, आपको था कि देखो क्या था ना कि आपको गुड्स बेचना था, क्या तो है ऑटो, अच्छा अथॉरिटी था कि आपको घर बेचना है, अनऑथोरिटी था, अनऑथोराइज्ड था कि आपको कार बेचना है। प्रिंसिपल लायबल होगा सिर्फ ऑथोराइज्ड एक्ट्स के लिए ऑफ द एजेंट विच कैन बी सेपरेबल, अगर सेपरेट किया जा सकता है। नॉन सेपरेबल यानी कि अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो अगर बोला गया था कि 500 शीप्स बेचना है, वो था अथॉरिटी में, लेकिन वो अपने अथॉरिटी से बाहर निकल के 100 गोड्स को भी बेच दिया जो कि अनऑथोराइज्ड था, सेपरेबल नहीं है, तो फुल्ली रेप्यूडिएट करा दो, द होल ट्रांजैक्शन जो है प्रिंसिपल उसके लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो 227 सेपरेबल, ठीक है, 228 नॉन सेपरेबल, ओके। उसके बाद हमारा 229 एंड थर्ड पार्टी जो है वो इन्फॉर्मेशन नोटिस देता है एजेंट को, तो ये माना जाएगा कि नोटिस प्रिंसिपल के पास भी है, यानी कि नोटिस टू एजेंट मीन्स नोटिस टू प्रिंसिपल और इन्फॉर्मेशन विद एजेंट मीन्स इन्फॉर्मेशन टू प्रिंसिपल, ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, ऑफ कोर्स जो भी बिजनेस पर्पस के होगा। सेक्शन 238 हमारा बताता है कि प्रिंसिपल लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉट सिविल रॉन्ग। देखो एजेंट अगर अंडर अथॉरिटी काम किया तो प्रिंसिपल तो लाइबल होगा, लेकिन अगर बियॉन्ड अथॉरिटी काम करेगा तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। एजेंट्स पर्सनल लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल लाइबिलिटी पर्सनल लाइबिलिटी एजेंट का कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे सेक्शन 230 के लिए, तो 230 हमारा कहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन है थर्ड पार्टी और एजेंट का, तो यही बोला था कनेक्ट टू सेक्शन 230 है, ये सेक्शन 230। हम लोग बोलेंगे जनरली एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट ना वो पर्सनली इन्फोर्स नहीं हो सकता है, ना ही वो बाउंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल के। 230 in the absence of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. He can neither sue nor be sued on contracts made by him on his principal's behalf. यानी कि जनरली ये होता है ना कि प्रिंसिपल एजेंट ना वो पर्सनली इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ना ही वो बाउंड कर सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। In the absence of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. He can neither sue nor be sued on contracts made by him on his principal's behalf, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जनरली बताता है कि एजेंट नॉट पर्सनली लाइबल, एजेंट कैन नॉट इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है जो कि VIMP बोल रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन इसका है VIMP के एक्सेप्शंस है, इन द फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस द एजेंट एंड प्रिज्यूम टू हैव अग्रीड टू बी पर्सनली बाउंड। ऐसे तो प्रिंसिपल लाइबल होता है थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पार्टी, लेकिन अगर एजेंट लाइबल है, क्यों लाइबल है, तो IX फॉरेन एक्स यूपी के कारण लाइबल है। कैसे? एक्सेप्शन है इसका 230 का,
फर्स्ट है फॉरेन प्रिंसिपल मर्चेंट अब्रॉड, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है ना भाई साहब वो अब्रॉड गया हुआ है। आप एजेंट हैं, आप अपने प्रिंसिपल का काम इंडिया में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो बाहर बैठा हुआ है, तब आप लायबल हो। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अगर आप बोल रहे हो कि आपसे पूछा गया आपका प्रिंसिपल कौन है बेटा, आपका प्रिंसिपल कौन है, बेसिकली यहाँ पे बेटा नहीं आएगा गाइस, क्योंकि इस केस में हम लोग बोलेंगे कि एजेंट अगर लायबल है ना तो वो माइनर नहीं होना चाहिए। मान लो हम लोग बोलेंगे आपसे पूछा गया एजेंट से भाई साहब आपका प्रिंसिपल कौन है, तो एजेंट बोलेगा नहीं वो थोड़ा सा ना अनडिस्क्लोज रखना चाहता हूँ मैं, वो ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आप बाउंड हो जाओगे थर्ड पर्सन को। नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, अगर आपका प्रिंसिपल बच्चा है, अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है, तो आप गए। और सुन लो, अगर आपका प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप पूरे फिक्शन की दुनिया में जी रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा जो प्रिंसिपल है ना वो शिनचैन है, ओके शिनचैन, अब शिनचैन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कहाँ से आप लाओगे शिनचैन को, तब आप बाउंड हो, आप लायबल हो। प्रिटेंडेड एजेंट, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप एजेंट हो तो भी आप जाओगे। एक्सीडिंग अथॉरिटी, अपने अथॉरिटी से बाहर उछल करके काम कर रहे हो, वो भी नॉन सेपरेबल, तब आप जाओगे भाड़ में। तो आई एक्स फॉर एक्स यूपी हमारा एक्सेप्शन सेक्शन 230 का। सबसे पहले तो आई क्या है, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। एक्स क्या है, एक्स है हमारा एक्सीडिंग अथॉरिटी। फॉरेन क्या है हमारा, फॉरेन प्रिंसिपल। और एक्स क्या है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, और एक्स हो जाएगा प्रिटेंडेड एजेंट, ठीक है। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी क्या होता है, 231 होता है अनडिस्क्लोज्ड एजेंट, थर्ड पार्टी। अगर आपका अनडिस्क्लोज्ड एजेंट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करें। 232 के तहत व्हेन एजेंट इज सपोज टू बी प्रिंसिपल, अगर एजेंट ना प्रिंसिपल होना था, एजेंट को प्रिंसिपल होना था, बट एजेंट डजंट डिस्क्लोज कि वो एक एक्टिंग कर रहा है कि मैं एजेंट हूँ, मैं तो एजेंट हूँ, मैं तो एजेंट हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ना वो प्रिंसिपल है, तो राइट आता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी कैन स्यू प्रिंसिपल और एजेंट बोथ, या तो वो थर्ड पार्टी जो है ना वो एजेंट को या तो प्रिंसिपल या तो दोनों को स्यू कर सकता है। थर्ड पार्टी ना प्रिंसिपल को इंड्यूस किया कि अरे भाई साहब ऐसा करो ना, मेरे साथ तुम डील करो, मैं ना एक काम करते हैं हम लोग एजेंट को फंसा देते हैं और एजेंट पे पूरा ड्यूटी लगा देंगे, तो बाद में ना वो प्रिंसिपल को नहीं वो स्यू कर सकता है, लेकिन उसी हिसाब से तो वो ये एजेंट को भी इंड्यूस कर सकता है। तो एजेंट को इंड्यूस करके बोलेगा अरे देखो देखो तुम्हारा प्रिंसिपल ना बहुत खड़ूस है, चलो इसका मज़ा लेते हैं। तो वो ना प्रिंसिपल को ना डराने धमकाने के लिए उसको कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ना बाद में ना एजेंट को नहीं स्यू करेगा। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट सेक्शन 190, 191, 192, 193। जनरल रूल ये है कि एजेंट के नॉट एम्प्लॉय अनदर पर्सन, क्योंकि डेलीगेट ही के नॉट फर्दर डेलीगेट ही फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल एक डेलीगेटेड होता है फिड्यूशियरी ट्रस्ट पे, एजेंट को डेलीगेट ही बनाता है, वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है। बट सेक्शन 190 ये कहता है जनरल रूल, व्हेन एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, बट 191 का एक्सेप्शन होता है सब एजेंट का। प्रिंसिपल एजेंट करता है तो वैलिड है, वो सब एजेंट को लाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली बताएगा, कस्टम या तो नेचर में रहेगा या तो इमरजेंसी के सिचुएशन में। सब एजेंट इम्प्रॉपर तरीके से हुआ, विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट इम्प्रॉपर हुआ, तो एजेंट प्रिंसिपल को लायबल होगा, सब एजेंट रहेगा इसको, और एजेंट रहेगा थर्ड पार्टी को लायबल, थर्ड पार्टी रहेगा सब एजेंट को, लेकिन सब एजेंट का इससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अपॉइंट करोगे सेक्शन 192 के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, तो प्रिंसिपल और सब एजेंट का रिश्ता रहेगा। इस केस में 193 में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा सब एजेंट का। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आता है हमारा सेक्शन 194 कह रहा है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज नॉट अ सब एजेंट बट ही इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, बट ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय एजेंट ओनली। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट विल ऑलवेज बी अपॉइंटेड विद प्रिंसिपल्स कंसेंट। 195 इट इज द एजेंट्स original duty to name a person substituted with proper care diligence as a man of ordinary prudence will do। second है हमारा if he does so then वो original agent will not be responsible or liable for the acts of substituted agent। both sub agents and substituted agents are appointed by agent, but sub agent और substituted agent में कुछ difference होता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। sub agent does his work under the control and directions of the agent, a substituted agent works under the instructions of the principal।
The agent not only appoints a sub-agent but also delegates to him a part of his own duties. लेकिन the agent does not delegate any part of his task to a substituted agent. कोई तरह का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट नहीं रहता है, बट सब्सटीट्यूटेड एजेंट में ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट. द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन एंड इज नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. लेकिन द सब्सटीट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, और वो होता ही नहीं, नॉट द ओरिजिनल एजेंट हु अपॉइंट्स हिम. ठीक है, यानी कि वो एजेंट पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब्सटीट्यूटेड एजेंट. जो एजेंट है ना वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिंसिपल को फॉर द एक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूटेड एजेंट, सॉरी सब एजेंट, ओ माय गॉड सॉरी, ओके. लेकिन एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब्सटीट्यूटेड एजेंट. सब्सटीट्यूटेड एजेंट में कोई घपला कर दिया तो वो एजेंट प्रिंसिपल के लिए बाउंड नहीं है. अरे ऑर्डिनरी मैन की तरह, ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के तरीके से आदमी सेलेक्ट करो, ऐसा होगा ही नहीं बेसिकली. ठीक है. द सब एजेंट हैज़ नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम. यानी कि सब एजेंट का कोई भी राइट नहीं है एक्शन करने के लिए प्रिंसिपल को कि उसको रेम्यूनरेशन मिलना बाकी है. वो किसको बोलेगा? वो बोलेगा एजेंट को. लेकिन द सब्सटीट्यूटेड एजेंट कैन स्यू द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम. अगर उसका कोई नुकसान हो जाएगा ना, उसका कोई पैसा बाकी है तो आप ना आपको सू भी कर सकता है वो. ठीक है. सब एजेंट्स में भी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड. सब एजेंट्स इम्प्रॉपरली अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूटेड एजेंट कैन नेवर बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड. द एजेंट्स रिमेन लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट एज लॉन्ग एज द एजेंसी कंटिन्यूज. जब तक वो एजेंसी चलते रहेगा तब सब एजेंट रहेगा एजेंट लायबल सब एजेंट के लिए. द एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस इट नेम कर दिया ना सब्सटीट्यूटेड एजेंट का, उसका तो काम खत्म, हमारा खत्म हो गया गाइस. उसके बाद हम लोग आते हैं बुक पे. ये तो चैप्टर 3 हो गया स्टार्ट गाइस, चैप्टर 3 हो गया ना स्टार्ट गाइस, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बुक से पढ़ेंगे जो कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाइस ये देखो, सबसे पहले ये हमारा बुक, ओके, ये हम लोगों ने देख लिया. A relationship of agency is established on body it is authorized by another person. जो कि सेम चीज़ मैंने जो आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा. लॉ ऑफ एजेंसी कंटेन सेक्शंस 182 to 238 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एजेंसी क्या है हमारा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी. हाउएवर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस एजेंट एंड प्रिंसिपल एज एजेंट मीन्स अ पर्सन employed to do in any act for another or to the represent another in dealing with the third persons, and the principal means a person for whom such act is done or who is so represented. टेस्ट ऑफ एजेंसी में दो चीज़ आता है, whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party, whether he can establish privity of contract between the principal and third parties. तो बीपी हम लोग बोल सकते हैं इसको, बीपी. ओके ओके. उसके बाद हमारे पास आता है, इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन येस है तो एजेंसी इज कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन टू अनदर व्हेन फर्स्ट मेंशन पर्सन ब्रिंग्स द सेकंड मेंशन पर्सन लीगल रिलेशन विद अदर्स. द रूल होता है क्विट फसिट पर एलियम फसिट पर से. क्विट फसिट पर एलियम फसिट पर से. क्विट फसिट पर एलियम फसिट पर से, यानी कि ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग. एजेंट में जो काम कर रहा है वो प्रिंसिपली काम कर रहा है बेसिकली. अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183. एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट. कहीं कहीं सेक्शन 11 जैसा लग रहा है MSD वाला है ना, मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द लॉ टू विच है सब्जेक्ट. दस अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट. तो पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एजेंट मस्ट बी मेजर, या तो साउंड या तो नहीं गाइस और नहीं है, ये एंड है गाइस, मेजर एंड साउंड माइंड होना चाहिए. हु मे बी एन एजेंट. एजेंट कौन हो सकता है? सेक्शन 184 ऑफ द एजेंट ऑफ द एक्ट एंड एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट. इवन अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मे बिकम एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल शैल बी बाउंड बाय हिज एक्ट्स. But as a rule of caution, a minor or person of unsound mind should not be appointed as an agent because he is incompetent to contract. हमारा आ गया ना section 11. And in case of his misconduct or negligence, the principal shall not be able to proceed against him. यानी कि एग्जाम्पल समझो, P Q को अपॉइंट करता है. Q एक माइनर है, उसका गाड़ी बेचने के लिए जो कि 2,50,000 से कम में मत बेचना. Q बेच देता है 2 लाख में. अरे दया आ गया होगा, उससे कोई बार्गेनिंग कर रहा होगा, तो प्रिंसिपल will be held bound by the transaction and further shall have no right against Q for claiming the compensation for not obeyed the instructions since Q is a minor. वो तो बच्चा है, वो बोलेगा मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ, आपकी गलती, आपने मुझे अपॉइंट क्यों किया, आपका दिमाग खराब हो गया. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वर्ड ऑफ एन इश्यू. अच्छा, इसका ना केसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं VRBP APJ SST करके कुछ मैंने नेमोनिक बनाया, आप लोग देख लेना. कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट. क्रिएशन ऑफ एजेंसी. इन द वर्ड्स ऑफ Desai J, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द रिलेशन ऑफ एजेंसी arises when one person called the agent has the authority to act
act on behalf of another called the principal and consents to act. The relationship has genesis in a contract. The relationship of the principal and agent may be created on the following. Express हो सकता है, implied हो सकता है. Section 186, the authority of a person agent may be express or implied. Definition होता है express and implied authority का section 187 में. Express authority, an authority is said to be expressed when it is given by word, spoken or written. Okay guys, उसके बाद हमारे पास आता है implied authority. An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case, conduct of the parties and the things spoken or written or in the ordinary course of dealing, may be accounted from the circumstances of the case. If a person realizes rent and gives it to the landlord, he immediately acts for the landlord as an agent. अच्छा guys, express or implied authority example दिया हुआ है. A is residing in Delhi and he has a house in Kolkata. A authorize करता है B को under power of attorney as a caretaker of the house. Agency create हुआ, express agreement बोल करके हुआ, ठीक है. अगर एक कस्टमर ना बैंक से लेता है ट्रांजैक्शन के लिए तो वो ना एजेंट है. The bank will require written evidence of the appointment of the agent and normally asked to see the registered power of attorney appointed by the agent, ठीक है. ओके इसका एग्जाम्पल है ए एक शॉप ओन करता है सलामपुर में, लिविंग हिमसेल्फ इन कोलकाता एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली. द शॉप इज मैनेज बाय बी है मैनेज करता है, एजेंट हो गया ना. एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पसेज ऑफ द शॉप एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड्स एंड एज नॉलेज. बी हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, पता चल रहा है ना, उसी से पता चल रहा है कि उसका इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पसेज ऑफ द शॉप. तो वो क्या है, एजेंट है ए का. इम्प्लाइड एजेंसी इंक्लूड्स है इनो आर वहाँ पे हम लोग इनो बस पढ़े थे. बाय एस्टोपेल होता है, नेसेसिटी होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, राइट्स ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन 196. गाइज agency by estoppel where the person 237 section 237 where the person by his conduct or statement willfully induces another person to believe that a certain person is his agent, he is subsequently prevented or estopped from denying the fact of agency. Section 237 of the contract act, an agency by estoppel may be created when the following cases are fulfilled. The principal must have made a representation, बनाना चाहिए representation express or implied होना चाहिए. Representation must state that an authority to do certain act although really has no authority. The principal must have induced the third person by such representation and the third person must have believed the representation and made the contract on behalf of such representation. Example दिया हुआ है, A consign करता है goods to B for sale and gives him instructions not to sell below fixed price. एक fixed price तय किया गया था ना, मान लो 2 लाख किया गया था, ओके 2 लाख तय किया गया, इससे नीचे मत बेचना. C being ignorant of B का इंस्ट्रक्शन, C ना बी के इंस्ट्रक्शन से इग्नोर करके एंटर कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट में विद बी टू बाय द गुड्स एट प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस. जो हमारा फिक्स प्राइस था 2 लाख, उससे कम करके मान लो वो 1,50,000 में लाइबल 1,50,000 में वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है. सी तो ए ना बाउंड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ए कैन नॉट प्लीड दैट ही हैड गिवन द इंस्ट्रक्शन टू बी टू नॉट टू सेल द गुड्स बिलो द सर्टेन प्राइस. वो तो सिर्फ बोला, गिव्स हिम इंस्ट्रक्शंस नॉट टू सेल below a fixed price. An agency by estoppel is consequently deemed between A and B. एक तरीके का आपको नहीं लगा कि ये estoppel हुआ, agency by estoppel, आप उस तरीके से आप दिखाए ना. देखो एग्जाम्पल है, इफ पायल द प्रिंसिपल हैज फॉर सेवरल मंथ्स परमिटेड सुनील टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिटेड फ्रॉम प्रसाद एंड हैज पेड फॉर द गुड्स बॉट बाय सुनील, PL cannot later refuse to pay Prasad who had supplied goods on credited to Sunil in the belief that he was PL's agent. उसको देखा गया, ऐसा बिलीव हुआ ना कि वो PL का एजेंट and was buying the goods on behalf of PL. PL is stopped from now asserting that Sunil is not his agent because on earlier occasions he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent and Prasad had acted in that belief. Agency by necessity, necessity से create होता है agency. An agency of necessity arises due to emergent circumstances. In emergency a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. Thus an agent is authorized to do certain act and while doing such an act an emergency arises, he acquires an extraordinary special authority to prevent his principal from loss. जैसे कि राजा ना has a large farm on which Shyam is the caretaker. When Raja is in Canada, राजा कनाडा में है ना, there is a huge fire on the farm. फार्म में आग लग जाती है. Shyam becomes an agent of necessity for the Raja so as to save the property from being destroyed by fire. फायर से उसको उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राजा द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर एनी एक्सपेंसेस. श्याम जो कि एजेंट बना नेसेसिटी का इनकर किया टू पुट आउट द फायर एंड सेव द फार्म फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग राजा का एब्सेंस फ्रॉम द कंट्री. राजा नहीं था तो जो श्याम ना वो काम किया, तो वो ना एक तरीके का ना नेसेसिटी से क्रिएट होया हुआ एजेंसी का काम किया. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट घुसा दो इसमें. व्हेन लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ द अनदर, फॉर एग्जांपल अ partner is the agent of the firm for the purposes of the business of the firm. Rights of person as to act done for
him without his authority. Effect of ratification, section 196, where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge of or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratifies, then the same effects will follow as if they had been performed by his authority. In simple words, ratification means approving a previous act or transaction. Ratification may be expressed or implied by the conduct of the person on whose behalf the act was done. Okay, example is given. X, who is Y's agent, has on 10th January 2022 purchases goods from Z on credit without Y का परमिशन. X जो कि Y का एजेंट है ना, 10 जनवरी को ना गुड्स खरीद लेता है Z से क्रेडिट पे बिना X Y के परमिशन के. परचेज के बाद 20 जनवरी को ना वाई बताता है एक्स को कि वो एक्सेप्ट करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द परचेजेस, ऑल दो एट द टाइम ऑफ परचेज द एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू बाय ऑन क्रेडिट. तुम्हारे पास तो नहीं ना था अथॉरिटी, लेकिन चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रेटिफाई कर देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा. ओके, तो वाई का सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑन द 20th जनवरी अमाउंट्स टू रेटिफिकेशन ऑफ एजेंट्स का परचेज ऑफ गुड्स ऑन 10th जनवरी. रेटिफिकेशन हो गया ना. सो बेसिकली अगर नोट्स में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये 1 2 3 पॉइंट्स जो पढ़े हैं ना, या फिर यहाँ पे देख लो ये 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ पे जो देखे हैं ना, इसी में ना एक 4th पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लो, रेटिफिकेशन नोटिस का इफेक्ट. ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन. तो एक होल ITC-V, ये तो सही है. Ratification may be expressed or implied, 197. The ratification may be expressed or may be implied in the conduct of the person on whose behalf the acts are done. A without authority buys goods from B. Afterwards, B sell कर देता है C को. Okay, is in his own account. B's conduct implies the ratification if of the purchase made for him by A. यानी कि A बिना अथॉरिटी के B के लिए गुड्स खरीद लेता है, B उन गुड्स को बेच देता है C को अपने अकाउंट पे, तो उसका कंडक्ट ऐसा दिखा रहा है ना कि वो रेटिफिकेशन कर दिया, परचेजेस उसके द्वारा बनाया हुआ. ओके, A बिना B के अथॉरिटी के ना लेंड कर देता है B का मनी टू C. आफ्टरवर्ड्स जो है ना B एक्सेप्ट कर लेता है इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम C, उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो B का जो कंडक्ट है ना इम्प्लाई कर रहा है कि एक रेटिफिकेशन हुआ ऑफ द लोन. नॉलेज रिक्वाइजाइट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, 198. नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटीरियल डिफेक्टेड. अगर मटीरियली डिफेक्टिव है आपका नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, तो वो कोई भी वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन. ठीक है. A has an authority from P to buy certain goods at the market rate. मार्केट रेट पे ना P ने A को बोला हुआ है कि तुम खरीद सकते हो, वो ज़्यादा रेट से ले लेता है, बट P ना एक्सेप्ट कर लेता है परचेज को. आफ्टरवर्ड ना P आता है टू नो दैट द गुड्स परचेज बाय A फॉर P बिलोंग टू A हिमसेल्फ. वो तो A के लिए ही था ना. द रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन P. तब P को लिए वो रेटिफिकेशन बाइंडिंग नहीं है. नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर वैलिड रेटिफिकेशन. नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटीरियल डिफेक्टिव. मटीरियल डिफेक्टिव निकल गया. The whole transaction must be ratified, section 199. There can be ratification of an act is in entirely or its rejection in entirely. The principal cannot ratify a part of the transaction which is beneficial to him and reject the rest. यानी कि जो उसके लिए beneficial है वो एक्सेप्ट कर लिया और जो उसके लिए beneficial नहीं है वो रिजेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता सेक्शन 199 के तहत. Ratification cannot injure third person, section 200. When the interest of the third party is affected, the principle of ratification does not apply. यानी कि अगर थर्ड पार्टी का ना इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है. Ratification cannot relate back to the date of contract if third party. It cannot relate back. Ratification cannot relate back to the date of contract if third party has in intervening time acquired rights. Example 13 है. A not being authorized thereto by B demands on behalf of B the delivery of a chattel द प्रॉपर्टी ऑफ बी. यानी कि ए ना ऑथोराइज नहीं किया गया है बी के द्वारा, डिमांड करता है बी के लिए कि हमको ना शटेल चाहिए, द प्रॉपर्टी ऑफ बी फ्रॉम सी हु इज़ इन पोसेशन ऑफ इट. तो ये डिमांड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू मेक सी लाइबल फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिलीवर. अगर सी ना लाइबल नहीं किया जा सकता है अगर वो रिफ्यूज़ करता है डिलीवर करने के लिए, तो ए होल्ड करता है एक लीज बी से टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस. ठीक है. सी एक अनऑथराइज्ड पर्सन है, गिव्स नोटिस टू ऑफ टर्मिनेशन टू ए. सी एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो कि नोटिस दे देता है कि टर्मिनेट कर दो टू ए. द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू द बाइंडिंग ऑन सी ए. ठीक है. आप इंजर कर रहे हो ना किसी थर्ड पर्सन को, आप नहीं कर सकते हो. रेटिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम. रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन
must be communicated to the other party, or act to be ratified must be valid. Act to be ratified should not be void or illegal. For example, payment of dividend out of capital, forgery of signatures, any other criminal offence, or anything which is not permitted under law. कोई भी तरीके का चीज़ जो कि लॉ नहीं परमिट करता. Extent of agent's authority. The agent's authority is governed by two principles, namely in normal circumstances और in emergency, जिसको हम लोग बोलते हैं GFU, क्या था, PGUAC. हम लोग बोलते हैं इन इमरजेंसी में ना हम लोग बोलते हैं PGUAC, वो हम लोग पढ़ेंगे. बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 188 में एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज़ अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट. एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज़ अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस. तो एग्जाम्पल है 15 का. A is employed by B residing in London to recover at Mumbai a debt due to B. A ना एम्प्लॉय किया गया है B के द्वारा, जो कि लंदन में रहता है, मुंबई का डेट रिकवर करने के लिए, जो कि B का लेफ्ट है. ठीक है, तो A में अडॉप्ट एन लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द डेट एंड मे गिव अ वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम. ठीक है, A कॉन्स्टिट्यूट करता है ना B को एज एजेंट एंड टू कैरी द बिजनेस ऑफ शिप बिल्डर. शिप बिल्डर का काम करने के लिए एजेंट को अपॉइंट करता है. B परचेज कर सकता है टिम्बर, लकड़ी या फिर कोई दूसरा सामान, एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पसेस ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस. अब वो काम करेगा उसके लिए तो कुछ करेगा ना, आखिर कुछ एक्स्ट्रा काम करेगा ना. यही बोल रहा है कि एजेंट का अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 188 पे. लेकिन एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी के सिचुएशन में सेक्शन 189 में एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Okay, to constitute a valid agency in an emergency, following conditions must be satisfied. तो PGUAC क्या है? Agent should not be in a possession or have an opportunity to communicate with his principal within the time available. Position. एजेंट ना पोजीशन में होना नहीं ज़रूरी है. शुड नॉट बी इन अ पोजीशन और हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट. वो कम्युनिकेट, अच्छा तो यहाँ पे सी आएगा, बेसिकली कम्युनिकेशन का ना बात आ गया तो यहाँ पे सी आएगा ये वाला. कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तब वो इमरजेंसी में काम कर सकता है. देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली. वहाँ पे एक एक्चुअल और डेफिनेट रीज़न कमर्शियल का नीड होना चाहिए. नीड अर्जेंट नीड होना चाहिए. अर्जेंट नीड होना चाहिए. ठीक है, द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ. ओके, गुड फेथ में काम करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल. द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांसेस एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. द एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोसेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल इन विच आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जो एजेंट है वो पोसेशन में होना चाहिए उन गुड्स के जो कि प्रिंसिपल के बिलोंग करते हैं, जो कि सब्जेक्ट है भाई कॉन्ट्रैक्ट के. देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है 17. एन एजेंट हु हैज़ अथॉरिटी फॉर सेल ऑफ गुड्स मे रिपेयर इट इफ नेसेसरी. अगर नेसेसरी है रिपेयर करना तो वो कर सकता है. एग्जाम्पल 18. ए कंसाइन पेरिशेबल गुड्स टू बी एट श्रीनगर हुज विच डायरेक्शंस टू सेंड हिम इमीडिएटली टू सी एट तमिलनाडु. बी में सेल द गुड्स इफ दे बिगिन टू पेरिश. अगर पेरिश करने लग जाएंगे ना पहुंचने से पहले तो वो सेल कर सकता है अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ना, अगर वो PGUAC नहीं कर पाता है तो. सब एजेंट्स क्या होते हैं? व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट. सेक्शन 190. एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade a sub agent may or from the nature of the agency a sub agent must be employed. सब एजेंट डिफाइन करता है सेक्शन 191 में. अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी. एनालिसिस क्या है कि सब एजेंसी refers to the case where an agent appoints another agent. Appointment of sub agent is not lawful because the agent is a delegatee and a delegatee cannot further delegate. ये बेस्ड होता है लैटिन प्रिंसिपल पे. delegatus non protest delegate. delegatus non protest delegate. delegatus non protest delegate. ओके, यानी कि प्रिंसिपल डेलीगेट करता है एक्ट और वर्क एजेंट को, एजेंट फर्दर डेलीगेट करता है सब एजेंट को. ये एक एक्सेप्शन है टू द रूल कि एजेंट फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है नॉर्मली. तो देखो a contract of agency is a fiduciary character के लिए, क्योंकि it is based on the confidence reposed by the principal and the agent, and that is why a delegatee cannot further delegate. Exception where an agent can appoint sub agent. The appointment of a sub agent would be valid if the terms of appointment originally contemplated it. यानी कि अगर आप सब एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो तो वो वैलिड होगा अगर वो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली सही रहेगा. Sometimes customs of the trade may provide for appointment of sub agents. Customs उस तरीके का है ना. In both the cases sub agent would be treated as agent of the principal. उसी के साथ अगर where
उसी के साथ अगर where in the course of the agent's employment unforeseen emergency arise making it necessary for him to delegate the authority that was given to him by the principal. Representation of principal by sub-agent properly appointed, section 192, where sub-agent is properly appointed. Principal is liable to third parties for the acts of sub-agent, यानी section 192 के अंदर representation of principal by sub-agent, यानी कि अगर properly appoint किया गया है तो principal liable है. Principal is liable to third parties for the acts of sub-agent. Sub-agent के act के कारण principal जो है वो third party को liable है. Agent's responsibility for sub-agents, यानी कि the agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. Sub-agent's liability to principal, यानी कि सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग. In the same way, agent's responsibility for sub-agent appointed without authority, section 193, where an agent, without having an authority to do so, has appointed a person to act as a sub-agent. The agent is responsible for his acts both to the principal and to the third person. The principal is not responsible for the acts of the sub-agent. The sub-agent is not responsible to the person at all, principal at all. He is answerable only to the agent. Example है A courier agreed to carry 60 bags of cotton waste from Morbi to Bhavnagar by a truck. A asked B, another carrier, to carry the goods. The goods were damaged in the transit. Held A was liable even though it was proved that B was courier. क्योंकि A जो है ना वो agree करता है carry 60 bags of cotton waste from Morbi to Bhavnagar. A ask करता है B को another carrier to carry the goods. The goods were damaged in the transit. Held A was liable even though it was proved that B was the courier. Okay, substituted agent क्या होता है? Now what is substituted agent? Substituted agent is a person appointed by the agent to act for the principal in the business of agency with the knowledge and consent of the principal. यानी कि substituted agent एक person है जो कि agent ही appoint करता है principal के कहने पे कि उसको एक और agent का काम है. Substituted agent are not sub agents, they are agents of the principal. Relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency, section 194, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly. Such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him. So basically there is a relationship between principal and the person duly appointed by agent to act in the business, section 194. यानी कि डायरेक्ट एजेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है, सब एजेंट नहीं होता है. ये एजेंट दो हो गया समझो, ये प्रिंसिपल है, ये इसका पहला एजेंट था. ये जो सब्सटीट्यूटेड एजेंट है ना ये एजेंट ही अपॉइंट किया है बट ही इज़ अ एजेंट टू, एजेंट नंबर 2 ऑफ प्रिंसिपल. यानी कि अब इसके अपॉइंटमेंट के बाद ना ए और सब्सटीट्यूटेड एजेंट का कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा. एग्जाम्पल है ए डायरेक्ट करता है बी को हिज सॉलिसिटर टू सेल हिज ई-स्टेट बाय ऑक्शन and to employ an auctioneer for the purpose. B names C, C का नाम देता है एक auctioneer का to conduct the sale. C is not a sub agent but A is का agent for the conduct of the sale. Okay, example A authorizes B, a merchant in Kolkata, to recover the monies due to A from C and company. B instruct करता है D को a solicitor to take legal proceedings against C and company for the recovery of the money. D is not sub agent but a solicitor of A, जिसको substituted agent बोल दो. Agent's duty in naming such person, section 195. In selecting such agent for this principle, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. Example 22. A instruct करता है B को a merchant to buy a ship for him. B employ करता है ship surveyor for of good reputation to choose a ship for A. The surveyor makes the choice negligently and the ship returns to be unseaworthy and is lost. B is not but the surveyor is responsible to A. सब्सटीट्यूटेड एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिंसिपल को, बाद में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. उन लोग का रिश्ता तभी खत्म, एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट का तभी रिश्ता खत्म हो जाता है तब जब सब्सटीट्यूटेड एजेंट अपॉइंट हो जाता है प्रिंसिपल के लिए. एग्जाम्पल है अब ए कंसाइन करता है गुड्स टू बी अ मर्चेंट फॉर सेल. बी इन ड्यू कोर्स एम्प्लॉयज एन ऑक्शनियर एंड गुड क्रेडिट टू सेल द गुड्स ऑफ ए एंड अलाउज द ऑक्शनियर टू रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ द सेल. ऑक्शनियर बाद में ना इंसॉल्वेंट हो जाता है विदाउट हैविंग अकाउंटेड फॉर द प्रोसीड्स. बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द प्रोसीड्स के लिए, बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है. डिस्टिंक्शन दिया हुआ है सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट का विच इज़ द सेम जो कि हम लोगों ने पढ़ा था. बट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट जो है ना उसमें क्या आता है, उसमें ना सेम चीज़ है. ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड कस्टम्स, सेक्शन 211. एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन by the principal or in the absence of any such directions according to the customs which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such businesses. When the agent acts otherwise and any loss is sustained by the principal, he must indemnify him, and if any profit accrues he must account for it. Example दिया हुआ है
A, an agent is engaged for managing the business of B, in which it is accustomed to invest money at hand for interest. If A omits to make such investment, he must indemnify B for the losses, that is, for the interest B would have obtained for such investment. And I hope कि ये clear है. Example है B एक broker है in whose business it is not the custom to sell on credit. वो क्रेडिट पे यानी कि उधार पे माल नहीं बेच सकता है, जो कि A को गुड्स बेच देता है उधारी पे. टू C गुड्स ऑफ ए का गुड्स ना सी को बेच देता, वो भी उधारी पे. सी बिफोर पेमेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी विल हैव टू इंडेमनीफाई ए फॉर द लॉसेज. ठीक है. उसके बाद है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल. सेक्शन 212, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल विथ एज मच स्किल एज इज जनरली possessed by the person engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill. The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses and to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct. यानी कि a merchant in Kolkata has an agent B in London. A मर्चेंट है कोलकाता में, तो ये प्रिंसिपल हुआ. उसका B एजेंट है लंदन में, टू हुम अ सम ऑफ मनी इज पेड ऑन A का अकाउंट विद ऑर्डर्स टू रेमिट. B ना रिटेन कर लेता है मनी फॉर कंसिडरेबल टाइम. A in consequence of not receiving the money becomes insolvent. पैसा नहीं मिलता, इंसॉल्वेंट बन जाता है. B is liable for the money and interest from the day on which it ought to have been paid according to the usual rate and for any further direct loss, यानी कि वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज बट नॉट फर्दर. ओके. एग्जाम्पल है A एक एजेंट है फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट, सेल्स टू B ऑन क्रेडिट विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरीज एज टू द सॉल्वेंसी ऑफ B. B एट द टाइम ऑफ सच सेल इज इंसॉल्वेंट था, नहीं बताया. A मस्ट कॉम्पेंसेट हिज प्रिंसिपल फॉर द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम. एग्जाम्पल A है एक इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय B टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन द शिप, omits to see that the usual clauses are inserted into the policy. The ship is afterwards lost. In consequence of the omission, nothing can be recovered from the underwriters. A is bound to make good the loss to B. Example है A merchant in England directs B his agent at Mumbai who accepts the agency to send him 100 bales of cottons by a certain ship. B having it in his power to send the cotton omits to do so. The ship arrives safely in England soon, after which arrival the price of cotton rise कर जाता है. तो B is bound to make good to A the profit which he might have made on the 100 bales of cotton at the time of ship arrived, but now profit यानी ship अगर पहले आता तो पहले भेज देता. ठीक है. Duty to render proper accounts. 213, an agent is bound to render proper accounts to the principal on demand पर rendering accounts does not mean showing the accounts but the accounts supported by vouchers. ठीक है. आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ. ओके. ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स. 213, एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल. एजेंट का ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करे. 214, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डिलिजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस. ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट. एजेंट शुड नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, अदरवाइज द प्रिंसिपल may repudiate the transaction. 215, or claim from the agent any benefit which may have resulted from him from the transaction. Section 216, A directs to B. A directs to B to sell his A's का estate. B buys the estate for himself in the name of C. A on discovering that B has bought the estate for himself may repudiate the sale if he can show that B is dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to him. ठीक है. यानी कि ना A ना अपना सामान B को बोलता है कि लो ये मान लो ज़मीन है. ठीक है. मान लो ज़मीन है, बेच देना. B ना उसका सामान ना C को बेच दिया है 2 लाख का, लेकिन C से खरीद लिया वो 2,50,000 का, तो वो 50,000 का कॉम्पेंसेशन लेगा A. A डायरेक्ट करता है ना B टू सेल हिज estate, not looking over the estate before selling it, finds a mine on the estate which is unknown to A. B इन्फॉर्म करता है A को that he wishes to buy the estate for himself but conceals the delivery of the mine. यानी कि उसके नीचे माइन है वो नहीं बताता है. A अलाउ कर देता है B को बाय करने के लिए in the ignorance of existence of mine. तो डिस्कवर करता है कि B knew that the mine at the time of bought estate may repudiate or accept the sale at that option. उसके खिलाफ वो repudiate कर सकता है तो एक्सेप्ट कर सकता है. एग्जाम्पल है A डायरेक्ट करता है B को his agent to buy a certain house for him. B टेल करता है A को कि ये cannot bought and buy the house for himself. वो नहीं खरीद सकता लेकिन वो अपने लिए खरीद लेता है. A may on discovering that B has bought the house compel him to sell it to A at the price he gave for it. यानी कि तुमने जो पैसा दिया ना इसके लिए वो मुझे दो, उसी पैसे से मुझे ये घर दो, अगर उसको पता चल गया तो. ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स. द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल इज ऑफ fiduciary nature and this requires absolute good faith in the conduct of agency.
Secret profit means any advantage obtained by the agent over and above his agreed remuneration and which he would have been able to make but for his position as agent. Okay, उसके बाद duty not to delegate. According to section 190, an agent cannot lawfully employ to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform. Agent's duty not to pay sums received from principal, section 218 है. Duty not to use any confidential information received in the course of agency against the principal. Rights क्या है एजेंट के? RRIIL यानी कि right to retain out of sums received on principal's account, यानी कि उसको एडवांस मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस. राइट टू रेम्यूनरेशन 219 220 है, यानी कि इन केस ऑफ मिसकंडक्ट नहीं मिलेगा. एजेंट्स लेन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी 221. राइट्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स 222 और राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ 223. सो बेसिकली हमारे पास आता है ना राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट 217. दिस सेक्शन empowers the agent to retain out of any sums received on account of the principal in the business of agency for the following payments: all money due to him in respect of advances made, in the respect of expenses properly incurred by him in conducting the such business. C. Such remuneration as may be payable to him for acting as an agent. The right can be exercised on any sums received on account of the principal in the business of agency. Right to remuneration section 219. The agent in the normal course is entitled for the remuneration as per the contract. In the absence of any agreed amount of remuneration, he is entitled for usual remuneration which is customary in the business. However, an agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted, यानी कि section 220. A employ करता है B to recover 1 lakh from C and invest in securities that give good returns. B recover करता है amount और उसको 90,000 में good securities में लगाता है और 10,000 सिक्योरिटीज में which he ought to provide poor returns, whereby A lose कर देता है 2,000. B is entitled to remuneration for recovering the 1 lakh and for investing the 90,000. He is not entitled to any remuneration for investing the 10,000 and he must indemnify, यानी कि 10,000 जो लगा ना उसका 2,000 का नुकसान हो गया. एग्जाम्पल है कि A एम्प्लॉयज करता है B को to recover 1 lakh from C because of A का misconduct. Because of B का misconduct, the money is not recovered. B is entitled to no remuneration for his services and must make good the loss. Okay. Now, agents lien on principal's property 221. In the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain the goods, papers and other property whether movable or immovable of the principal received by him until the amount due to him himself for commission, disbursement and services in respect of the same has been paid or accounted to him. For him, the conditions of this right are: the agent should be lawfully entitled to receive from the principal a sum of money by way of commission earned or disbursement made or services rendered in the proper execution of the business of agency. The property over which the lien is to be exercised should belong to the principal and it should have been received by the agent in his capacity and during the course of his ordinary duties as an agent. If the agent obtains possession of the property by unlawful means, he cannot exercise particular lien, यानी कि the agent's right to lien is lost in the following cases. अगर possession of property lost कर जाता है when the amount agent waives कर देता है, his right waiver may arise out of agreement express or implied. The agent's lien is subject to the contract of the contrary. Right to indemnify, यानी कि right of indemnification for lawful acts 222 है. Okay, पढ़ लेना. Right of indemnification against acts done in good faith 223 है. Non liability of employer of एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट अगर कर गया 224 के पढ़ लेना. राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट 225 के है पढ़ लेना. प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी थर्ड पार्टी. प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट 226. प्रिंसिपल लाइबल होगा एक एक्ट्स ऑफ एजेंट विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी अगर रहेगा तो. अगर वो एक्सीड कर जाता है अथॉरिटी, सेपरेबल है नॉन सेपरेबल है, यू नो इट 227 है वो. अगर वो कर जाता है अथॉरिटी और वो नॉट सेपरेबल है तो है सेक्शन 228. ओके, एक्सेप्शन उसका है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट्स वर ऑथराइज्ड. अगर वो बिलीव कर जाता है कि एजेंट का अनऑथराइज्ड एक्ट ना ऑथराइज्ड है 237 है. कंसिक्वेंस इसका एग्जाम्पल देख लो. ए कंसाइन कर देता है गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर फिक्स प्राइस. सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बी का इंस्ट्रक्शन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड बाय. ए बाउंड होता है कॉन्ट्रैक्ट से. तो एक्सेप्शन बता दी ना, लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट का अनऑथराइज्ड एक्ट नेवर ऑथराइज्ड. सेक्शन दिस वन. ओके नाउ now basically over here we have been given consequence of notice given to agent 229. Principal's liability for the agent fraud, misrepresentation or talk section 238. Okay, we have principal का liability of agent to third parties. agent ना normally personally liable नहीं हो सकता. exceptions given है जो कि मैंने आपको notes में बता दिया है which is all the same. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है merchant reside abroad वगैरह है ना. x for an x UP वाला, x for an x UP वाला. rights of third parties ना उक्ति मैंने बनाया है. राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज हमारा है उपती. वेयर इज इट आई होप ये इधर ही है. मैंने बताया ये है थर्ड पार्टी का, मैंने यहाँ पे बताया उपती. ओके,
क्योंकि अनडिस्क्लोज्ड एजेंट, ठीक है, 231, ओके, प्रिंसिपल 232 सपोज टू बी थर्ड पर्सन है, टी आ गया है, हाँ, एजेंट, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल 233 है, ओके, कंसिक्वेंस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट वो हो गया 234, ओके, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है आरबीआई रूट से, रेवोकेशन रिनंसिएशन वगैरह जो कि एग्जांपल्स वगैरह ऑल सेम, रेवोकेशन रिनंसिएशन ऑफ एजेंट्स, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, एक्सपायरी ऑफ टाइम, विच इज ऑल द सेम। एजेंसी रेवोकेबल कब हो जाता है? जब उसका सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट आ जाता है, किसका? एजेंट का, सेक्शन 202 करता है ना, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी which forms the subject matter of the agency. The agency cannot in the absence of an express contract be terminated or prejudice of such interest. A ना give करता है authority to B to sell A का land to and pay to him himself out of the proceeds and the debts due to him from A. यानी कि आप लैंड बेचो, ये आपको जो पैसा मिलेगा ना वो मुझे दे देना, और जो आपका डेट मेरे पे बचा हुआ है ना वो आप ले लेना उससे। उसका ना ए रिवोक नहीं कर सकता ये अथॉरिटी, क्योंकि उसका टर्मिनेट हो जाएगा ना इंसैनिटी और डेथ, नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय इंसैनिटी और डेथ से भी नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली बी का इंटरेस्ट आ गया ना सब्जेक्ट मैटर पे। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन 208 है, वे टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। सेक्शन 208 है, द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड दस एजेंट take effect before it becomes known to him, or so far as regards third person before it becomes known to him. Agents duty to termination of agency by principal's death or insanity 209. When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. Termination of sub-agents authority 210. The termination of of the authority of an agent causes the termination subject to the rules herein contained regarding the termination of agents authority of all agents sub-agents appointed to him. Okay, हमारे पास है questions. A person employed to do any act or represent is called agent. Who can become an agent? Both minor and adult. Agency which is not required consideration नहीं है, यूनिट 2 को रेफर करो. Okay, a person employed by an acting under the control of original agent in the business of agency, sub agent होता है, substitute agent ना प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है ना. Okay, उसके बाद है द पावर गिवन टू एजेंट इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड रहता है हुज इंसॉल्वेंसी द एजेंसी इज टर्मिनेटेड. प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंसी पे टर्मिनेट हो जाता है एजेंसी, अंडर विच सर्कमस्टांसेस एजेंट बिकम्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बियॉन्ड अथॉरिटी, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फ्रॉड, ऑल ऑफ दीज. इट इज द ड्यूटी ऑफ द agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal's representative in case of both A and B, death of the principal, insolvency of the principal. Agent should not deal on his own account without first obtaining the consent of the principal, otherwise the principal may repudiate the transaction or claim from the agent any benefit from which ये सब, ठीक है, ट्रांजैक्शन पे. अब ये सब कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, उसके हम लोग आंसर सिर्फ पढ़ लेते हैं. फर्स्ट का अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लो, दिस इज द क्वेश्चंस. ओके, नाउ these are the questions. I hope ये visible है. Okay, so answers हम लोग पढ़ लेते हैं. According to the provision of section 184 of the Indian Contract Act 72, as between the principal and third person, any person, even a minor, may become an agent, but no person who is not of the age of majority and if of sound mind can become an agent. So, as will be responsible to the principal. Thus, if a person who is not competent to contract is appointed as an agent, the principal is liable to the third party for all the acts of the agent. Thus, in the given case, D gets a good title to the watch. M is not liable to A for his negligence in the performance of his duties. Incorrect. Section 198 of the Indian Contract Act 1872 provides that for a valid ratification, the person who ratifies the already performed act must be without defect and have clear knowledge of the facts of the case. If the principal's knowledge is materially defective, the ratification is not valid and hence no agency. Agent's authority in an emergency 189 of the Indian Contract Act 1872. An agent has authority in emergency to do all such acts. क्या था हमारे पास? UG क्या था? या PGUAC. PGUAC, okay. All the acts of the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence, a man of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. तो क्या आते हैं हमारे पास? In the instant case, Rahul the agent was handling perishable goods like tomatoes and can decide the time, date and place of sale, not necessarily as per instructions of Ashwin, the principal, with the intention of protecting Ashwin from losses. Here Rahul acts in an emergency as a man of ordinary prudence, so Ashwin will not succeed against him for recovering the loss. ठीक है, तो क्या वो sue कर सकता है अश्विन राहुल को? नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना इमरजेंसी के केस में वो काम किया. ओके, उसके बाद है द प्रॉब्लम इन दिस केस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 कंटेनिंग सेक्शन 215 read with section 216. The two sections provide that where an agent without the knowledge of the principal deals in the business of agency on his own account, the principal may repudiate the transaction if the case shows either that the
agent has dishonestly concealed any material fact from him or that the dealings of the agent has been disadvantageous to him. अगर disadvantageous है, कुछ benefit नहीं किया तो claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction, कोई भी तरीके का benefit. Okay, therefore based on the above provision Mr. Ahuja is entitled to recover 6 लाख from Mr. Singh being the amount of profit जो profit earned किया by Mr. Singh out of the transaction. The statement is correct. Normally, a sub-agent is not appointed since it is a delegation of power by an agent given to him by his principal. The governing principle is delegatee cannot delegate. Latin version of the principle is delegatus non-protest delegare. Delegates non-protest delegare. However, there are certain circumstances where an agent can appoint sub-agent. Exception है to the general rule. 230 का है. 200 ये है 230 का जनरल रूल्स का एक्सेप्शन है ये. इन केस ऑफ प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. द रिस्पॉन्सिबल द रिलेशनशिप इज ट्रीटेड टू बी एज द सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ. हाउएवर इफ द sub agent is not properly appointed the principal shall not be bound by the acts of the sub agent. Under the circumstances the agent appointing the sub agent shall be bound by these acts and he the agent shall be bound to the principal for the acts of the sub agent, but in case of fraud sub agent na is liable to principal. ठीक है. To conduct the business of agency according to the principal's direction section 211 of the Indian Contract 1872 an agent is bound to conduct the business of the principal according to the directions given by the principal or in the absence of any such directions according to the custom which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. Where the agent acts otherwise, if any loss be sustained he must make it good to his principal, and if any profit accrues he must account for it. In the present case Mr. Pintu, one of the agents, sold goods of ABC Limited to Mr. Parul Private Limited Credit Pay which was insolvent at the time of such sale. Also it is not a custom of ABC to sell products on credit, so Mr. Pintu now must make good the loss to ABC Limited. The position of husband and wife is a special and significant case of implied authority. According to the ICA 1872, where the husband and wife are living together in a domestic establishment of their own, and the wife shall have an implied authority to pledge द क्रेडिट ऑफ हर हस्बैंड फॉर नेसेसरी, मतलब नेसेसरी के लिए ना आप प्लेज भी कर सकते हो गुड्स क्रेडिट के लिए हस्बैंड का. However, the implied authority can be challenged by husband only in the following circumstances. कब challenge कर सकता है वो husband? The husband expressly forbidden the wife from borrowing money or buying goods on credit. वो बता चुका है कि मेरा सामान तुम नहीं ले सकते हो, मेरा पैसा भी नहीं ले सकती हो मेरे से बिना पूछे. The articles purchased did not constitute necessities. वो डियोर का लिपस्टिक लेने गई थी, उसका सामान ना वो लगा दी प्लेज पे, तो नेसेसिटी तो नहीं है ना. नेसेसिटी क्या होगा? खाना लेने गई है ना, कपड़ा लेने गई, कपड़ा भी वो भी गई गुची का लेने, तो वो नेसेसिटी नहीं हुआ. हस्बैंड हैड गिवन सफिशिएंट फंड्स टू द वाइफ फॉर परचेजिंग द आर्टिकल्स शी नीडेड टू द नॉलेज ऑफ द सेलर. यानी कि उसको पहले से ही 10,000 वो पकड़ा चुका है कि लो डियोर का लिपस्टिक ले लेना, लेकिन ना वो क्या की नॉलेज ऑफ द सेलर में नहीं डाली. द क्रेडिटर हैड बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू द वाइफ. क्रेडिटर को पहले से बोल दिया कि देखो ये आएगी ना मेरी बीवी, इसको नहीं देना सामान क्रेडिट पे. Further, where the wife lives apart from husband without any of her fault, she shall have an implied authority to bind the husband for necessary if he does not provide for her maintenance. Okay, since none of the above criteria is being fulfilled, Nali would be successful in recovering its money. 8th है हमारा, according to section 202 of the Indian Contract Act 1872, an agency becomes irrevocable where the agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of the agency, and such an agency cannot, in the absence of an express provision in the contract, be terminated to the prejudice of such interest. In the instant case, the rule of agency coupled with the interest applies and does not come to an end even on death, insanity or the insolvency of the person. ठीक है. प्रिंसिपल गाइज. ओके, thus when Bhupendra appointed Atul as an agent to sell his land and authorized him to appropriate the amount of loan out of the sale of proceeds, interest was created in favor of Atul and the said agency is not revocable. The revocation of agency by Bhupendra is not lawful. हम लोग बोलेंगे सेक्शन 202 है ये, 202 लास्ट वाला पार्ट है ये, 202 का लास्ट वाला पार्ट है ये. आई थिंक ये है ये वाला पार्ट. कहाँ गया वो 202? वेयर इज द 202 का? ओके 202 ये देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल. यहाँ नीचे देखो, इधर देखो, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी which forms the subject matter of agency, the agency cannot in the absence of an express contract be terminated to the prejudice of such interest. And this was the whole chapter, पूरा का पूरा चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पूरे के पूरे 9 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं. सो बेसिकली हमने क्या क्या किया है अभी तक,
हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो पहले ही हो गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा यूनिट 1 में, कंसिडरेशन पढ़ा यूनिट 2 में, हमने देखा क्या क्या बेसिकली कंसिडरेशन विदाउट, हमने देखा अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन देखा, उसके एक्सेप्शन देखे, एनसीपी एसीबीसी है ना, बहुत सारे निमोनिक स्ट्रिक्स बनाए हमने। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एमएसडी है ना। फ्री कंसेंट क्या होता है, पहले तो कंसेंट सेक्शन 13 होता है, फ्री कंसेंट 14 होता है, उसके बाद हमारे पास कफ एमएम आ जाता है। ओके तो ये 14 हो गया, 14 हो गया फ्री कंसेंट, उसके बाद 15 होता है कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है 16, फ्रॉड हो जाता है 17, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है 18, मिस्टेक हो जाता है 20, 21, 22। ओके जिसमें बायलैटरल मिस्टेक होता है 20 और यूनिलैटरल हो जाता है 21। एलिमेंट्स विटिलेटिंग फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हम लोग सेक्शन 23 पढ़ते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हमने सेक्शन यूनिट 4 में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंडीशंस टू बी वैलिड टेंडर और टेंडर परफॉर्मेंस क्या होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, जिसमें हमने बोला पाल टीजे, इसमें भी हमने बहुत सारे निमोनिक बनाए, बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसके बाद हिज एजेंट, बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाय एनी ऑफ द थर्ड पर्सन, उसके बाद जॉइंट प्रोमिसर में कोई भी, उसके बाद सक्सेशन असाइनमेंट में हम लोगों को बड़ा सक्सेशन होता है, बोथ बेनिफिट्स एंड लाइबिलिटीज आर असाइन, और असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी होता है, ऐसा ही ना होता है। हम लोग देखेंगे यूनिट 4 में अगर हम लोग जाएंगे थोड़ा घूम करके, यूनिट 4 में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सक्सेशन में ना बोथ बेनिफिट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर, जो कि मैंने बोला था। ओके उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी है तो जॉइंट प्रॉमिस, प्रॉमिसी का टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस जो कि हमने पढ़ा है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो कि पढ़ा है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा है, जिसमें आता है सेक्शन 59, 60 एंड 61। आई होप सो कि करेक्ट है। विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या तरीके से होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका रेमेडीज क्या है, हमने एंटिसिपेटरी ब्रीच पढ़ा, हमने एक्चुअल ब्रीच पढ़ा, स्यूट फॉर डैमेजेस जो कि 73 आता है वो पढ़ा, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज पढ़ा सेक्शन 74, ये तो लिखा हुआ है। कंटिंजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट हमारे पढ़ा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ा हमने। इंडेमनिटी गारंटी के टाइप्स होते हैं है ना, किस तरीके के, यहाँ पे देखो गाइस, किस तरीके के गारंटीज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या तरीके, क्या डिफरेंस होते हैं। नेचर एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी का लाइबिलिटी हमने 3 चीज़ पढ़ा था ना, प्रिंसिपल डेट ऑफ श्योरिटी और क्रेडिटर। लाइबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स प्राइमरली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कैसे होता है, राइट्स ऑफ श्योरिटी कैसे होता है। बेलमेंट और प्लेज पढ़ा, बेलमेंट क्या है, बेलर क्या है, ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली। ओके राइट्स ऑफ बेलर बेली, राइट्स ऑफ बेलर बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, जिसको हम लोग बोलते हैं आई गेस 80 और 81 है, 180 और 181 है आई गेस। सो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे होता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमारा एक तो पहले 71 है आई गेस 71, और गाइस इसमें फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का हमारा जो चीज़ होता है मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसको पूरे फेथ में ना, अच्छे गुड फेथ में उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेगा नहीं मिल पाएगा तो 2/3 अगर उसका एक्सपेंस जा रहा है तो वो उस सामान को नहीं बेचेगा। राइट ऑफ लियन मतलब बेच देगा उसको, सामान फाइंडर ओनर नहीं फाइंड करेगा। राइट ऑफ लियन होता है, प्लेज होता है, प्लेज बाय नॉन ओनर होता है। डिस्टिंक्शन होता है बेलमेंट और प्लेज में। एजेंसी अभी पढ़ा, एजेंसी क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होता है, एक्सटेंट ऑफ एजेंट का अथॉरिटी क्या है, सब एजेंट्स क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या है, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट क्या है, राइट्स ऑफ एन एजेंट क्या है, प्रिंसिपल लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी थर्ड पार्टीज क्या है, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पर्सन क्या है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। और बस यही था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और उसके बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 बचा है, इसमें 4 यूनिट्स हैं बड़े बड़े। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें हमारे पास 3 यूनिट्स हैं बड़े बड़े। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 जिसमें यूनिट्स एक ही है। कंपनीज एक्ट है, एक ही चैप्टर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और यही था हमारा ऑल। थैंक यू।